रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आज बेसिकली स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम ब्राउजिंग। ठीक है, तो फाइल सिस्टम ब्राउजिंग एक वर्ड पहले ही जानने से पहले हमें तो ये पता हो कि फाइल सिस्टम है क्या। ठीक है, तो बेसिकली फाइल सिस्टम है क्या। फाइल सिस्टम जो है बेसिकली आपका जो भी कन्वेंशंस है टू मैनेज फाइल्स, जैसे फाइल नेम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज फाइल सिस्टम क्या सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके इन्स एंड आउट्स वगैरह, डेटा कैसे स्टोरेज होगा, क्या वो कंप्रेशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारे कन्वेंशंस हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम में हम किस तरह से डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि जनरली कि फाइल सिस्टम के बारे में जानते हैं तो व्हाट इज़ ए फाइल सिस्टम, हाउ इट इज़ डिज़ाइन। तो वहाँ बेसिकली हम देखते हैं किसी भी फाइल सिस्टम को, चाहे वो विंडोज़ में हो, चाहे वो लाइनक्स में हो, चाहे वो यूनिक्स में हो। ठीक है, हम यही कहते हैं ठीक है फाइल सिस्टम इज समथिंग लाइक इन्वर्टेड ट्री। अब ये इन्वर्टेड ट्री का मतलब क्या है भाई, पेड़ को उखाड़ो और उल्टा कर दो। पेड़ को उखाड़ने के बाद सबसे ऊपर क्या होता है, रूट, जड़ सबसे ऊपर होता है। पेड़ को अगर आप समझो तो जड़ सबसे ऊपर है, जड़ के बाद मेन तना है, तने के ऊपर डालियां हैं। ठीक है, कभी कभी तने पे भी पत्तियां मिल जाती हैं, डालियों पे आप देखोगे पत्तियां हैं, ठीक है, या डालियों पे फिर और छोटी डालियां इसमें हैं। वो चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये भी मत किसी को वो करना, टोटल इकट्ठे मत फाइल कर लेते ना सिस्टम इन्वर्टेड ट्री की। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएगा ना अब जो आप डालियों को तो समझो बहुत सेट हो फोल्डर्स जाएगा इससे, और पत्तियों को समझो फाइल्स। तो फिर यहाँ पे आवाज आ जाएगा ना। तो बेसिक कन्वेंशन यही है कि डालियों पे तो पत्तियां उग जाएंगी, लेकिन क्या पत्तियों पे कभी डालियां उगती देखी। कोई नहीं छुएगा इसको। अच्छा भी सो फोल्डर्स कैन होल्ड द फोल्डर्स एज वेल एज फाइल्स, यानी कि फोल्डर्स के अंदर आप फोल्डर्स और फाइल्स दोनों पा सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर कोई फोल्डर नहीं मिला, तो हमें कन्वेंशंस को समझना पड़ता है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम इज लाइक इन्वर्टेड ट्री। तो बेसिकली इसमें रूट डायरेक्टरी, टॉप मोस्ट डायरेक्टरी। ठीक है, ठीक है, तो फाइल सिस्टम इज लाइक इन्वर्टेड ट्री where root directory is the topmost directory. ठीक है, which is called as slash। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश से। ठीक है, विंडोज के अंदर बैक स्लैश, विंडोज में बैक स्लैश। ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, रूट डायरेक्टरी। क्लियर, तो बात समझने की। क्लियर, तो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी स्लैश को कहेंगे। ठीक है, इसको आप ऑर्फन डायरेक्टरी भी कहते हैं, क्यों, इसकी कोई पेरेंट नहीं है। क्लियर, इसका कोई पेरेंट डायरेक्टरी नहीं। क्लियर, तो अभी हम समझेंगे फाइल सिस्टम हायरार्की। ठीक है, ये फाइल सिस्टम हायरार्की क्या है, कि हमें पता होना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्लैश को लिस्ट करें, स्लैश डायरेक्टरी की लिस्ट देखें, तो हमारे पास ये मेन डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, सबके आगे स्लैश है। ठीक है, ध्यान रखना, सबके आगे स्लैश। हमें पर्पस बताना चाहिए, सारी की सारी जो डायरेक्टरीज हैं उनका पर्पस क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बिन है, ठीक है, एस बिन है, ठीक है, और स्लैश यूएसआर बिन है। ठीक है, या फिर आपका जो है, मैं टैब यूज़ कर लेता हूँ सेपरेट करने के लिए।
टैब यूज़ कर लेता हूँ सबमिट करने, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। /usr/sbin है, ठीक है, और डायरेक्टरी /usr/local/bin और /usr/local bin और sbin। तो ये थोड़ा सा हमें जो है समझने के लिए मैं कॉमा सेपरेटेड लिस्ट बना देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले रहा है। तो अब ये बेटर है, ठीक है। ये सारी की सारी वो डायरेक्टरीज हैं जहाँ आपको बाइनरीज यानी कि प्रोग्राम्स मिलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स आपको बेसिकली इन 6 डायरेक्टरीज में मिलेंगे, ठीक है। कौन से प्रोग्राम? जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड हैं, क्लियर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड है। कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आप इंस्टॉल करते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे मानो आपने टैली फॉर लिनक्स इंस्टॉल करा, ठीक है, तो ये एक्चुअली सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ठीक है। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी जो है लिनक्स स्पेशली ओपीटी डायरेक्टरी देता है, ठीक है, और इसमें ओपीटी में फिर से आपको बिन, एसबिन, ठीक है, जो 6 डायरेक्टरियाँ बनाई हैं वो सारी की सारी मिल सकती हैं ओपीटी के अंदर, क्लियर। तो ये ऑप्शनल बेसिकली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए ओपीटी डायरेक्टरी, क्लियर, ऑप्शनल। ये हमें जो है समझना है कॉन्सेप्ट को, क्लियर। /boot डायरेक्टरी को अगर देखें तो इसमें क्या है? ऑल बूट रिलेटेड फाइल, ठीक है, यानी कि बूट रिलेटेड फाइल सारी /boot के अंदर मिलेगी, क्लियर। यानी कि आपका बूट लोडर क्या है, पुराने वर्जन में लीलो होता था, लिनक्स लोडर कहते थे उसे, ये तुम्हारा RHEL8 तक पाया जाता था, ठीक है। RHEL8 नहीं, रेड हैट 8, ठीक है। RHEL तो आपका रेड हैट 9 के बाद स्टार्ट हुआ पहला, क्लियर। तो उसमें लीलो होता था, लिनक्स लोडर की फाइल्स मिलती थी। रेड हैट 8 से आपका ग्रब का स्टार्ट होगा, ग्रब वर्जन, ग्रब 1, वो आपका RHEL आपका 6 तक तकरीबन ग्रब 1 चला है, और अभी RHEL7 से आप ग्रब 2 यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। /dev में आपकी डिवाइस, ठीक है, सारे के सारे डिवाइस फाइल्स, ठीक है, डिवाइस फाइल्स, क्लियर। ETC के अंदर ऑल कॉन्फ़िगरेशन डेटा, ठीक है, वो ETC में मिलेगा। होम डायरेक्टरी तो ऑल नॉन रूट यूजर्स, ऑल नॉन रूट यूजर्स होम डायरेक्टरी contents will be here, ठीक है। अभी इस लाइब्रेरी को जो है हम थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा लाइब्रेरी को भी समझने के लिए इसको 3 लाइन में डिवाइड कर दें, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा हमें समझ, ठीक है। /bin के अंदर जो प्रोग्राम है उनकी लाइब्रेरी /lib में मिलेगी या /lib64 में मिलेगी, ठीक है। lib मतलब आपका 32 बिट के लिए है, और अभी 64 के लिए जो भी प्रोग्राम्स अपडेट हो गए उनका lib64, क्लियर। उसी तरह से हम USR bin की बात करेंगे तो USR lib
और lib64 अंडर यूएस, ठीक है। उसी तरह से अगर लोकल बिन एसबिन की बात करें तो /usr/local/ वही लिब और lib64, ठीक है। और डेफिनेटली ओपीटी के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओपीटी के लिए भी आपका लिब और lib64 वही एप्लीकेबल, ठीक है। वही 6 डायरेक्टरियाँ ओपीटी के अंदर आप लगा लो, ठीक है। तो इसके बाद मेनली हमारा जो है होम तो है नॉन रूट यूजर्स के लिए, लेकिन रूट यूजर के लिए होम डायरेक्टरी क्या है, इज रूट यूजर्स होम डायरेक्टरी, ठीक है। क्योंकि ये स्लैश, तुम देखोगे जब भी रूट लॉगिन करेगा टेक्स्ट स्पेस पे आप चेक करना, वो हमेशा /रूट फोल्डर में। ग्राफिकल एनवायरनमेंट में तो उसको डेस्कटॉप फोल्डर में भेज दिया जाता है, पर वो उसकी होम डायरेक्टरी नहीं है। वो अब हम ही प्रूव करेंगे जब हम फाइल सिस्टम ब्राउजिंग कमांड्स रन करेंगे, क्लियर, ठीक है। /मीडिया, आप कभी भी मानो कोई डीवीडी या कुछ माउंट करोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली माउंट होगा /मीडिया के अंदर, ठीक है। ये /मीडिया अभी इंक्लूड हुआ है, मतलब RHEL 5 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्लियर। उससे पहले यही माउंटिंग ऑटोमेटिकली /MNT में होती थी। अभी वो MNT में ना होकर के मीडिया में होती है, लेकिन MNT अभी भी कंटिन्यू हो रही है, क्लियर, क्योंकि MNT फोल्डर रेस्क्यू एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, इसलिए /MNT डायरेक्टरी हटाई गई नहीं है फाइल सिस्टम हायरार्की, क्लियर। तो मीडिया is used to mount, plug and play storage devices, means USB, DVD, CD-ROM, etc. Clear? Is in extra mount point now. But also used in rescue environment. साइन कर दिया? तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, रेस्क्यू एनवायरनमेंट में अभी भी यूज हो रहा है। ओपीटी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शनल बाइनरीज के लिए, ठीक है, लेकिन प्रॉक बेसिकली यूज होता है is a file system actually. इसको proc fs बोलते हैं, ठीक है, which stores the running kernel state, ठीक है। रूट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। So और running process state is saved in /run, clear।
ये स्लैश रन पहले नहीं होती थी, पहले यही काम वैर रन के अंदर होता था। ठीक है, एसबिन हम देख चुके हैं। क्लियर? इसको SRV के साथ ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा समझ आएगा। जो डेटा वेरिएबल नेचर का है, ठीक है, वेरिएबल नेचर का है। क्लियर? अब ये डेटा किससे रिलेटेड है? ये सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे जितने भी लॉग एंट्रीज हैं, वो लॉग एंट्री सारी /var/log के अंदर मिलती है। तो लॉग सारे के सारे क्या है? वेरिएबल नेचर, हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज से रिलेटेड वो डेटा जो वेरिएबल इन नेचर है, ठीक है, वो सारा /var में मिलेगा। फॉर एग्जांपल तुम RPM इंस्टॉल करते हो, तो वो RPM का भी डेटाबेस बनता है, RPM डेटाबेस। और वो भी आप देखोगे जितना पैकेज मैनेज करते हो, जितने RPM नए इंस्टॉल होते हैं, उतना ही RPM डेटाबेस बढ़ता जाता है। तुम कुछ पैकेज अनइंस्टॉल करते हो तो फिर रिड्यूस हो जाता है। तो उसका साइज देखोगे वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। क्लियर? तो जितना भी डेटा वेरिएबल नेचर का है, डेटाबेसेस हैं, वो सारे के सारे लॉग मैसेजेस हैं, वो सारे के सारे /var में मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल /mail/var/mail। और मेल के अंदर क्या है? मेल सारी कॉन्टिन्यूसली ऐड होता है, मेल बॉक्सेस, वो भी क्या है? वेरिएबल नेचर है। ठीक है, तो तुम्हें देखोगे मेल्स भी /var के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल वेरिएबल काइंड ऑफ डेटा will be found in /var। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कई सारे दे दिए, /var/log हो गया, ठीक है, या /var/mail हो गया, या /var/ आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, मानो HTTPD सर्विस से रिलेटेड आपका कोई डेटा है, तो where HTTPD/फाइल्स होंगी। ठीक है, क्लियर? या फिर आपका where spool हो गया। ठीक है, अब इस स्पूल में क्या है? सारा जो भी प्रिंट आउट्स होते हैं, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, वो सारे स्पूल यही होंगे। ठीक है, खाली यही नहीं, और भी कई चीज़ें स्पूल होती हैं। जैसे जैसे आगे टाइम आएगा तो दिखाएंगे, जैसे हमारे क्रोन जॉब्स हैं जो जॉब शेड्यूलिंग में काम आते हैं, वो where स्पूल के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल नेचर में है वो आपका पाया जाता है स्पूल में। ऑल स्टैटिक डेटा विच डज नॉट चेंज, ठीक है, रिलेटेड टू सर्विसेज आर फाउंड इन /SRV। लोग इसे सर्वर डेटा भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? सिस्टम रिलेटेड आपका फाइल, और हार्डवेयर रिलेटेड डेटा is found in /sys folder। क्लियर है? टेम्परेरी डेटा, ओके, स्टोर्स ऑल टेम्परेरी फाइल्स। क्लियर? इसमें अलग अलग हो सकती हैं, कैशेस भी अवेलेबल है। ठीक है, USR हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, यूज़र रिलेटेड। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज जो अवेलेबल है, ठीक है,
उनकी डेफिनेशन, क्लियर, कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है, उनका क्या पर्पज़ है, क्लियर, ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, हमें कोई भी डेटा अगर सर्च करना है, ढूंढना है, तो हमें पता है वो कहाँ पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैंने मीडिया की बात करी कि मीडिया में ऑटोमेटिकली कुछ भी माउंट होगा तो वो आपका यहाँ माउंट होगा। चलो इसको ज़रा सेव करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से एल एस ब्लॉक। अब एल एस ब्लॉक में हम देख रहे हैं कि हमारे देखो SR0 आपका DVD डिवाइस है अवेलेबल, ठीक है, लेकिन अभी DVD डिवाइस जो है एम्प्टी है, क्योंकि हमारी DVD का साइज़ क्या था, 3.6 GB कम से कम, ठीक है, क्लियर। तो फिलहाल क्या करते हैं, मैं इधर आपका देखो डिवाइसेस में जाता हूँ, ऑप्टिकल ड्राइव हमारे पास है, लेकिन ऑप्टिकल ड्राइव में कोई भी इमेज कनेक्टेड नहीं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ठीक है कि सेंटोस इमेज उससे कनेक्ट हो जाए। अब ये कनेक्ट होते ही देखोगे जैसे DVD इंसर्ट करी ना, तो वो इंसर्ट करने वाला काम हो गया, ठीक है। अब मैं अगर देखता हूँ, देखो ऑटो माउंट हुआ कुछ, ये ओपन विद फाइल ऑप्शन तुम DVD या USB लगाते हो ऐसे ही आता है ना। यहाँ क्लोज करा, मैं दोबारा ls ब्लॉक कमांड चला रहा हूँ, ठीक है, तो तुम देखोगे कि DVD उसने मीडिया फोल्डर में माउंट करी है, क्लियर। मीडिया इज द कीवर्ड। अभी RHEL7 से इसने /run के अंदर रनिंग स्टेट में कराई, क्लियर, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट इससे पहले हमेशा मीडिया के अंडर ही माउंट होता था विद द लेबल नेम ऑफ द DVD, क्लियर। अभी इसने कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर दी, रनिंग स्टेट बता रहा है, साथ में बता रहा है किस यूज़र की रनिंग स्टेट है, क्लियर। इससे डायरेक्टरी से ही हमें पता लग जाता है कौन सा यूज़र माउंट कर रहा है और ये कहाँ माउंट है, क्लियर। तो ये ऑटो माउंटिंग हमेशा तुम देखोगे मीडिया के अंदर मिलेगी या /run/media में मिलेगी, क्लियर। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर RHEL6 में करा होता तो मीडिया के अंडर माउंट होता, क्लियर। तो कुछ और इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज भी देख लेते हैं, मानो /var देखो, इसमें बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, जैसे अकाउंट है, वेरिएबल कैशेस हैं, ठीक है, ये कर्ब्रोज रिलेटेड फाइल्स हैं, गेम से रिलेटेड हैं, गोफर है, लोकल हैं, लॉग्स हैं, याद है, स्कूल है, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताई थी। YP एक्चुअली NIS पैकेज से रिलेटेड है, ठीक है। वेयर में भी रनिंग स्टेट अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस समय वो /run से पॉइंट हो रही है, क्लियर, रनिंग स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ /cd/var/run, ठीक है, LS करोगे तो LS में देखो फिर से मीडिया दिख रही है, क्लियर। क्यों, एक्चुअली अगर मैं बाहर जाऊँ LS-L करता हूँ /var लॉन्ग लिस्ट, तो ये देखो जो रन एक्चुअली वेयर के अंदर है वो वापस /run को ही पॉइंट कर रहा है, क्लियर। मैंने बताया था कि पुराने वर्जन में /run में होता था, ठीक है, तो उसी कंपैटिबिलिटी के लिए उन्होंने हमें पागल बनाया, एक लिंक बना दिया वेयर के अंदर रन, और जो फाइनली जा रहा है /run पे, क्लियर। तो हमें कई बार चीज़ को समझना पड़ता है कि क्या चीज़ किस तरह से काम कर रही है, क्लियर। जो पहले /var, ठीक है, /run/lock में होता था, वो अब /run/lock के अंदर पाया जाता है। इन्होंने क्या करा, खाली बस लिंक उठा के दे दी, क्लियर। लिंक को हम समझेंगे डिटेल, ठीक है, क्लियर, पर एक आइडिया हो जाता है हमें कि भाई वैर के अंदर क्या क्या है, क्लियर। चलो, और तो मेनली हमारे को जो मेन डायरेक्टरी है उनका हमेशा ध्यान रखना है कि सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ETC के अंदर ही मिलेगी, क्लियर, सारा कॉन्फ़िगरेशन डेटा। वो ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल फाइल हो सकता है लिंक फाइल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल
grub2.cfg मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। उसने फाइल दिखा दी, ठीक है। डायरेक्टली एडिट नहीं करना चाहिए इसे, मैं सिर्फ तुम्हें फाइल दिखा, ठीक है। लेकिन ls-l करके अगर मैं इसी फाइल को देखूं तो ये क्या एक्चुअल फाइल है? नहीं, ये लिंक फाइल है। एक्चुअल फाइल कहाँ है? बूट डायरेक्टरी के अंदर। मैंने बोला था कि बूट रिलेटेड सारी फाइल ग्रब जो भी है वो बूट के अंदर ही मिलेगा, क्लियर। तो तुम सोचते हो मैं ETC के अंदर grub2.cfg देख रहा हूँ, पर वो तो शॉर्टकट है, और वो एक्चुअली फाइल जो ओपन कर रहा है वो एक्चुअली बूट grub.cfg है। तो ETC के अंदर जरूरी नहीं कि सारी फाइल्स जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्चुअल वो लिंक भी हो सकती है, वो शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लिंक को हम अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जैसे विंडोज़ में शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं उसी तरह से यहाँ लिंक हो, क्लियर। लाइनेक्स के अंदर लिंक को अच्छी तरह समझने के लिए हमें सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक सब समझना, क्लियर। अभी क्या है, हमने फाइल सिस्टम हायरार्की को समझा, इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज जो हैं उन्हें समझा, क्लियर। तो देख रहे हो कि इस समय हम जो है रूट डायरेक्टरी के अंदर है, /रूट के अंदर, ठीक है। तो cd कमांड से हम कहाँ जा सकते हैं? लेट्स से स्लैश डायरेक्टरी में गए ls, तो ये सारी की सारी हमने इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज के बारे में बात करी, ठीक है। तो स्लैश हमारी क्या है? रूट डायरेक्टरी, टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, क्लियर। अब cd कमांड को हम समझें कि अगर हम खाली cd कमांड देते हैं तो उसका क्या मतलब है। cd करके हम प्रॉपर कोई डायरेक्टरी दें, यस चला जाएगा। अब हम कहें pwd से पता कर सकते हैं /var, क्लियर। लेकिन अगर हम खाली cd कमांड दें तो तुम हमेशा करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी में जाओगे। देखो मैंने क्या कहा था, रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी क्या है? /root, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं स्विच यूज़र करता हूँ क्रिश्चियन यूज़र को, ठीक है। स्विच यूज़र हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉगिन होता है तो वो कहाँ जाता है? अपनी होम डायरेक्टरी में। तो क्रिश्चियन यूज़र की होम डायरेक्टरी /home फिर /Christian, क्लियर। देखो cd /var /log, मानो इस डायरेक्टरी में क्या pwd, अभी मेरी डायरेक्टरी है /var/log, लेकिन मैं खाली cd करता हूँ, ठीक है। एंटर करा pwd, मैं कहाँ आ गया? /home /Christian, क्लियर। तो ये चीज़ समझने की है कि जब आप खाली cd कमांड देते हो तो आप उस करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी में चले जाते हो, क्लियर। लेट्स से लॉग आउट, मैं कहीं पे भी हूँ, ठीक है, लेकिन cd कमांड देता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में। मैं कौन सा यूज़र लॉग इन हूँ? रूट, क्लियर। अब एक और ख़ास बात कि कई बार क्या होता है कि हमें दो इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी में बार बार काम करना है, ठीक है, क्लियर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वो काम करना है /var/log के अंदर, ठीक है। तो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ से मुझे जाना है /temp के अंदर, ठीक है। और मेरे को अब टेम्प से वापस /var/log में जाना। तो एक तो तरीका ये है कि मैं दोबारा से करूँ cd /var/log, नहीं तो एक सिंपल तरीका है cd हाइफन, क्लियर। कहाँ गया मैं? /var/log, दोबारा से cd हाइफन करूँगा, कहाँ गया? टेम्प। तो ये टॉगल की तरह काम करे, ठीक है। cd हाइफन मीन्स विल टेक यू बैक टू द सेम डायरेक्टरी, जहाँ से तुम आए हो वहाँ चले जाओगे एक बार में, क्लियर। कई बार बहुत बड़ा पाथ टाइप करना पड़ता है बार बार cd करने के लिए। तो तुमने अगर ठीक अपनी पिछली डायरेक्टरी में जाना है तो cd माइनस, ठीक है, cd माइनस। तो ये cd माइनस
टॉगल करता रहेगा एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी, ए से बी में गई, बी से ए में, ए से बी में, बी से ए। क्लियर? तो हमें अगर दो डायरेक्टरी में काम करना है तो हम सी डी माइनस का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब और भी कुछ बैश एक्सपेंशंस हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं होम डायरेक्टरी में जाने के लिए कह सकता हूँ सी डी टिल्ड। टिल्ड मतलब होम डायरेक्टरी ऑफ लॉग्ड इन यूज़र। टिल्ड करेक्टर अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा है तो उसका इक्विवेलेंट क्या है? दैट इज इक्विवेलेंट टू होम डायरेक्टरी ऑफ लॉग्ड इन यूज़र। मैं ये करूँगा, अब देखो PWD स्लैश हो, मैं कहाँ था? मैं लॉग के अंदर था। देखो CD माइनस, मैं कहा था वेयर लॉग में, वहाँ से मैंने CD स्पेस टिल्ड करा और वो स्लैश रूट में चला गया। चलो एक और तरीका, CD टिल्ड, अब खाली टिल्ड नहीं लगा रहे, स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, टिल्ड के साथ लिखते हैं कृष्ण। ठीक है, अब इसका मतलब हो जाता है कृष्ण यूजर्स होम डायरेक्टरी, यानी कि कृष्ण की होम डायरेक्टरी में जाओ। ठीक है, अब देखो PWD होम कृष्ण। क्लियर? तो हमें कुछ एक्सपेंशंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं पे भी हम कमांड प्रॉम्प्ट में जब पाथ को टिल्ड के साथ लिखते हैं, टिल्ड का मतलब होम डायरेक्टरी ऑफ लॉग्ड इन यूजर, लेकिन टिल्ड के साथ अगर यूजर नेम लिख देंगे तो उस यूजर की होम डायरेक्टरी, ध्यान रखना। ठीक है, तो खाली टिल्ड है इसका मतलब लॉग्ड इन यूजर्स होम डायरेक्टरी, लेकिन टिल्ड के साथ यूजर नेम है इसका मतलब उस पर्टिकुलर यूजर की होम डायरेक्टरी। क्लियर? तो ये हुआ हाउ टू चेंज डायरेक्टरी। क्लियर? तो ब्राउजिंग फाइल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है CD। देखो बाकी CD आपको पता ही है, CD मेरे लिए बहुत सिंपल था बताना, CD नया डायरेक्टरी नेम विल गो देयर, बात खत्म। लेकिन मेरे लिए उतना सिंपल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो CD के साथ जो आगे स्पेसिफिक कीज हम यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, उनकी क्या मीनिंग हो सकते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है फाइल सिस्टम ब्राउजिंग में, हाउ टू लिस्ट फाइल। ठीक है, तो लिस्ट करने के लिए ls कमांड है। ठीक है, लिस्ट करने के लिए ls कमांड है। लेट्स से ls टिल्ड में होम डायरेक्टरी लिस्ट करता हूँ, तो इस बार ही उसने स्लैश रूट लिस्ट करी है। ठीक है, देखो मैं एब्सोल्यूट यूज करता हूँ पाथ, सेम आउटपुट है। क्लियर? तो इसमें आपको जो है ls से लिस्ट मिली जिस डायरेक्टरी वो भी आप रेफर करते हैं। क्लियर? लेट्स से मैं होम डायरेक्टरी में चला गया, ls लिस्ट। अब दूसरा पार्ट जो हम नहीं समझते हैं वो है लॉन्ग लिस्ट। अब मुझे खाली नाम नहीं चाहिए, मुझे इसके बारे में डिटेल्स करंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब लॉन्ग लिस्टिंग में क्या क्या पार्ट है आप देखो। लॉन्ग लिस्टिंग में इसमें आपको पहला फील्ड परमिशंस का है। ठीक है, परमिशंस के साथ जहाँ परमिशन है वहाँ पहला कैरेक्टर जो है फाइल टाइप को रिप्रेजेंट है, फाइल टाइप। बाकी परमिशंस ये आपका यूजर लेवल परमिशन है, एक ग्रुप लेवल परमिशन, या अदर लेवल परमिशन। ठीक, बाकी एक एक्स्ट्रा बिट है जो रिप्रेजेंट करती है तुम्हारे ACL डिटेल्स को। फर्दर इस पर देखेंगे। ठीक है, जब ACLs में आएंगे तब इसका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फील्ड है जिसमें फाइल टाइप और परमिशन शो होती है। दूसरा फील्ड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिंक का। तीसरा फील्ड है फाइल का ओनर, यूजर जो कि ओनर है। फोर्थ फील्ड है ग्रुप ओनर, जो ग्रुप इस फाइल का ग्रुप ओनर है। ठीक है, तो फील्ड आपका है साइज। सिक्स्थ आपका है डेट एंड टाइम्स का। ठीक है, और सेवंथ आपका है फाइल। क्लियर? ये बेसिकली आपको 7 फील्ड है जब आप ls-l करो। ठीक है, फर्दर और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, मैं खाली यही नहीं, टेक्निकली फाइल का एड्रेस भी देखना चाहता हूँ। तो फाइल का जो एक्चुअल एड्रेस है फाइल सिस्टम वो inode नंबर से रिलेटेड है।
तो एक और फील्ड ऐड हो जाएगा आई नोड विद माइनस आई, ये एड्रेस है, ये फाइल सिस्टम कहाँ पे है, किस एड्रेस पे, ठीक है। तो हर ब्लॉक का एक आई नोड नंबर है, उस आई नोड नंबर पे ये फाइल नेम स्टार्ट है। तो अगर आई आपने यूज कर लिया तो एडिशनल आई नोड नंबर साथ में आ जाएगा, वरना बेसिकली आपका जो है 7 फील्ड ही है, क्लियर। आई यूज करने से आप आई नोड का, क्लियर। तो कई बार आई नोड नंबर डिस्प्ले करना बड़ा फायदेमंद होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका ध्यान रखना। सेकेंड फील्ड आपका लिंक काउंट है। लिंक काउंट हमेशा डायरेक्टरी के लिए 2 या 2 से ज़्यादा होगा, लेकिन ऑर्डिनरी फाइल के लिए आपका हमेशा 1 होगा, क्लियर। ऑर्डिनरी फाइल का लिंक काउंट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो कुछ गड़बड़ है, फिर हमें एडवांस जो लिंक्स हैं, हार्ड लिंक्स, उन्हें समझ, क्लियर, हम उस पर डिफरेंस बताएंगे, क्लियर। तो अगर 1 से ज़्यादा है इसका मतलब हार्ड लिंक है, तो हार्ड लिंक क्या होते हैं वो आगे फर्दर डिस्कस, ठीक है। तो ये हुआ आपका एल एस माइनस एल का आउटपुट। लेकिन अब इसमें आप देख रहे हो ये जो साइज है ये आपका बाइट्स में शो हो, बाइट्स में, क्लियर। लेकिन मैं थोड़ा सा कि चाहता हूँ कि यूज़र फ्रेंडली वे, यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट दिखे। तो उसने कहा नहीं यार, ये जो है अराउंड 1.5 के। अब क्या जो नियरेस्ट यूनिट होगा ना, किलो बाइट, मेगा बाइट, उसमें साइज शो होगा। जो 1 किलोबाइट से कम है वही बाइट में शो होगा, लेकिन जहाँ पे भी 1024 से ज़्यादा है वहाँ वो किलो बाइट में शो होगा, ठीक है, सॉरी। कोई और भी फोल्डर देख सकते हैं, देखो इसमें कई फाइल 40 के की, 4 के की, 68 के किलो बाइट, देखो 20 कुछ बाइट्स के, क्लियर। बात समझने की, क्लियर। तो जो भी नियरेस्ट होगा वो आपका शो कर, अब देखो डी एफ माइनस एच अगर हम करते हैं, अगर डी एफ करते हैं तो डिस्क स्टेटस बताता है, डिस्क, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये इसने उठा करके यूनिट दिखा दी किलोबाइट्स, लेकिन अब यही चीज़ माइनस एच करे तो ह्यूमन रीडेबल होगा। अब उसने जो है नियरेस्ट, देख रहे 2.9 गीगाबाइट, वरना साइज क्या था, देखो ये किलोबाइट, मेगाबाइट, ये तो डिस्क फ्री में सारा का सारा जो यूनिट है वो किलोबाइट है। देखो 1K ब्लॉक्स, 1K ब्लॉक्स, यानी कि हर नंबर जो लिखा है वो किलोबाइट, क्लियर। लेकिन एलएस के अंदर सारा बाइट्स में, क्लियर। तो यहाँ अब उसने जो भी वैल्यूज थे उनको नियरेस्ट मेगाबाइट, गीगाबाइट उसमें कन्वर्ट करके डिस्प्ले किया, क्लियर। डिस्क फ्री डिस्क स्टेटस का कौन सा डिवाइस है, उसका टोटल साइज क्या है, कितना यूज्ड है, कितना अवेलेबल है, और परसेंटेज यूज भी बता दें, क्लियर, कहाँ माउंटेड, क्लियर। अब उसी तरह से एक और कमांड है फाइल सिस्टम की, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि इस डायरेक्टरी ने कितना स्पेस यूज किया, ठीक है। मानो मैं कहता हूँ मुझे डिस्क यूज चाहिए /etc, उसने सारा कैलकुलेट करके और बोला कुछ नंबर दिया 28,868, ये नंबर एक्चुअली किलोबाइट्स में, सारा का सारा किलोबाइट्स में, ठीक है। अब इसमें भी वही -h ह्यूमन रीडेबल आउटपुट देता है,
ठीक है, क्लियर। और मुझे इतना सारा आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे समरी चाहिए बस एक लाइन। उसने बताया कि 29 MB है, तो नियरेस्ट उसने क्या कहा, दिस इज अराउंड 29 मेगा। ठीक है, तो बात सिर्फ समझने की आउटपुट कैसे आए। तो माइनस एच बहुत सारी कमांड्स के अंदर ह्यूमन रीडेबल पार्ट, ह्यूमन रीडेबल, जिसमें साइज जो है नियरेस्ट किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इसमें शो। क्लियर। तो df कमांड डिस्क ट्री है, वो भी फाइल सिस्टम को ब्राउज करने की हेल्प करती है। डिस्क यूज, एक डायरेक्टरी में कितना डेटा यूज हुआ उसको कैलकुलेट करके दो, क्लियर, कि कितनी फाइल्स हैं, उनका टोटल साइज क्या है। कई बार हम डायरेक्टरी की प्रॉपर्टी देखते हैं राइट क्लिक करके, वही काम हमारा du-sh का। क्लियर। डिस्क यूज, df डिस्क, ये बहुत लॉजिकल कमांड नेम्स है। हम अगर कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो अगर हमें डिस्क यूज पता करना है, किस डायरेक्टरी है कितना यूज किया डिस्क का पार्ट, तो कमांड है डी। और अगर हम पूरे फाइल सिस्टम में एक पार्टीशन के अंदर कितना अवेलेबल है, कितना फ्री है, टोटल साइज क्या है, वो देखना है, तो स्टैटिस्टिक आएगा डिस्क ट्री कमांड, डिस्क ट्री। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ls कमांड से लिस्ट कर रहे हैं फाइल्स को। ठीक है, du से हम चेक कर रहे हैं कि फाइल्स कितनी यूज हुई डायरेक्टली, किस पार्टीशन में कितना डिस्क साइज है, कितना फ्री है, कितना अवेलेबल है, ये स्टैटिस्टिक्स तो df कमांड। तो ये सारे के सारे ब्राउजिंग फाइल सिस्टम कमांड्स, हम फाइल सिस्टम को कैसे ब्राउज करें, कैसे उसके डिटेल्स दें। ओके, तो ब्राउजिंग करने के बाद हमें आना चाहिए कि डेटा कॉपी कैसे करना है। ठीक है, मूव कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, एक डायरेक्टरी अगर है तो डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करना है। तो नॉर्मली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आती हों। ठीक है, लेट्स से मैं अभी अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ, मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है सैम्पल, MKDA। ठीक है, क्या क्रिएट करा, लेट्स से सैम्पल। ये कहाँ क्रिएट हुआ, तुम ध्यान देना, मेरा पाथ जो है वो स्लैश से स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने क्या दिया, रिलेटिव पाथ, रिलेटिव, रिलेटिव टू PWD, यानी कि ये सैंपल कहाँ क्रिएट हुई, स्लैश रूट फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो टोटल हमारा एब्सोल्यूट पाथ क्या होता अगर हम देते तो अगर हमें मानो एक क्रिएट करनी है डायरेक्टरी विद एब्सोल्यूट पाथ, तो हम क्या करते हैं, सैंपल दैट्स वन। अब देखो ls करते हैं तो सैंपल और सैंपल वन दोनों क्रिएट हुए ना, सैंपल भी क्रिएट हुई, सैंपल सेम पोजीशन, लेकिन एक हमने जो पाथ दिया वो रिलेटिव पाथ और दूसरा वे जो था वो था एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ हमेशा स्लैश से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट पाथ हमेशा स्लैश से स्टार्ट। ठीक है, तो रिलेटिव पाथ और भी तरीके से दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्रिश्चियन यूजर की होम डायरेक्टरी में डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, MKDAR, ठीक है, टिल्ड क्रिश्चियन। ठीक है, और वहाँ मुझे क्या क्रिएट करना है, KK डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अभी मैं ls करता हूँ, या तो एब्सोल्यूट पाथ दे के बताऊंगा कि मैं होम डायरेक्टरी क्रिश्चियन की देखना चाहता हूँ। तुम देख रहे हो KK डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, क्लियर, उसमें KK डायरेक्टरी क्रिएट हो। तो इसका मतलब है वी आर क्रिएटिंग डायरेक्टरी रिलेटिव पाथ, लेकिन यहाँ रिलेटिव पाथ क्या, टिल्ड क्रिश्चियन, किसकी होम डायरेक्टरी, क्रिश्चियन यूजर की होम डायरेक्टरी।
क्लियर। तो टिल्ड क्रिएशन का मतलब है स्लैश होम स्लैश, सिस्टम को मालूम है तो टिल्ड क्रिएशन का मतलब। क्लियर। तो ये रिलेटिव पाथ या तो अगर कुछ नहीं दोगे तो इन रिलेशन टू करंट डायरेक्टरी, अगर आप टिल्ड दोगे तो लॉग्ड इन यूजर्स होम डायरेक्टरी, अगर टिल्ड के साथ यूजर नेम भी है तो उस यूजर की होम डायरेक्टरी। क्लियर, ये ध्यान रखो। इन रिलेशन टू और भी होता है, अगर आपने विंडोज में भी करा होगा, पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए आप क्या करते हो, CD डबल डॉट, नहीं CD डबल डॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं स्लैश के अंदर कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरी डायरेक्टरी स्लैश, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि mkdir डबल डॉट स्लैश इन माई पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि मेरी डायरेक्टरी कौन सी है, रूट। रूट का पेरेंट क्या है, स्लैश, ठीक है। वहाँ क्या क्रिएट करना है, ओके, sample2। अब देखो एरर करता हूँ, यहाँ क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन स्लैश अगर लिस्ट करूँ तो sample2 आ जाएगा, तो sample2 क्रिएट। क्लियर। तो ये हुआ डायरेक्टरी क्रिएट करना, ठीक है, डिफरेंट वेज। क्लियर। अब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, डायरेक्टरी जो भी क्रिएट करी वो क्या थी, आपका ब्लैंक डायरेक्टरी क्रिएट। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ स्लैश sample2, ओके, माई न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब यही चीज़ अगर मुझे ये डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो रिमूव करने के लिए कमांड है rmda, मैं कहता हूँ रिमूव करो sample2, एंटर। क्या कहता है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो ये एरर से मैं बहुत लेसन दूँ, rmdir कह रहा है क्लियरली आई कैन नॉट रिमूव नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी में अगर कुछ भी है तो मैं उसे डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है। तो रिमूव करने के लिए rmdir अगर आपने यूज़ करना है इसका मतलब डायरेक्टरी का खाली होना जरूरी है। क्लियर। अगर खाली मैं rm कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है, rm भी रिमूव करती है फाइल्स, डायरेक्टरी को नहीं। मैं कहता हूँ rm sample2, एंटर। क्या कहता है, इज ए डायरेक्टरी, आई कैनॉट डू। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, rm माइनस। क्लियर। यानी कि रिमूव करो डायरेक्टरी को रिकर्सिवली, एंटर मारा तो देखो पूछ रहा है sample2 के अंदर जाना है, हाँ भाई जाना है, बोलता है अंदर न्यू डायरेक्टरी है, रिमूव करनी है, यस रिमूव करनी है। फिर वापस आ गया sample2 पे, इसको भी रिमूव करना है, हाँ करना है। तो ये काम क्या कर रहा है, सारा का सारा इंटरेक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, सारी की सारी डायरेक्टरीज को रिमूव करेंगे इंटरेक्टिवली वन बाय वन, क्योंकि तुम रिमूव। क्लियर। नॉर्मल बिहेवियर अलग है, ठीक है, उसके लिए हमें समझना पड़ता है ये बार बार इंटरेक्टिव क्यों करते हैं। इसी की जगह अगर मैं क्रिश्चियन यूज़र होता, अगर मैं क्रिश्चियन यूज़र होता जो कि ऑर्डिनरी यूज़र है, क्लियर। अब देखो ls करके फाइल्स हैं तुम्हारी, तुमने के डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, ठीक है, तो मैं यहाँ कहता हूँ rm माइनस r लेट्स से के डायरेक्टरी, एंटर। तो कहता है रिमूव राइट प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी, क्यों, क्योंकि ये रूट ने क्रिएट करी, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए एरर आया, वरना नहीं आता, वरना ये पूछता भी नहीं। देखो मैं के यूज़र की तरह क्रिएट करता हूँ डायरेक्टरी, क्लियर, उसके बाद दोबारा इसको रिमूव करता हूँ, ये पूछेगा भी, क्लियर, क्योंकि वो रूट की डायरेक्टरी थी इसलिए एरर मैसेज आया। इसके बाद भी रिमूव करना है तो तुमने यस करा तब, लेकिन अगर इसने खुद क्रिएट करी होती तो पूछता भी नहीं। रूट के लिए इतने सवाल, यस नो पूछेगा तब डिलीट करेगा, लेकिन ऑर्डिनरी यूज़र उसके लिए वो पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, ये बात समझने वाली, क्लियर, क्योंकि रूट को इनफाइनाइट राइट होता है,
ठीक है, क्लियर। तो यहाँ एक्चुअली इस तरह से डिजाइंड है, देखो अगर एलियास कमांड दूँ तो कोई भी रिमूव कमांड के लिए एलियास नहीं है, क्लियर। चलो लॉग आउट करते हैं और रूट के एलियास देख रहे हो, आपका RM कमांड का एलियास बना हुआ है RM-i। तो तुम्हें लगता है तुम RM चला रहे हो लेकिन वो RM-i चल रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कमांड दो और कमांड का कोई एलियास एग्जिस्ट करता है तो वो एलियास एग्जीक्यूट होता है, क्लियर। अब ये एलियास कैसे सेट करते हैं, उसके लिए हमें लॉगिन स्क्रिप्ट्स को समझना पड़ेगा कि जब यूज़र लॉगिन होता है कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन करती हैं, वही रन करके आपको एनवायरनमेंट देती है, ये सारे का सारे एलियास सेट होते हैं, क्लियर। तो वो हम लॉगिन सीक्वेंस में समझेंगे, अपने अंदर कोई डाउट मत रखना, तो पता है कि यही क्वेश्चन होगा, ये एलियास आएगा, क्लियर। तो ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट से सेट होता है, क्लियर। हर यूज़र की अपनी स्टार्टअप स्क्रिप्ट, क्लियर। वो हम यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट के समझेंगे कि एलियास कैसे। पर अगर एलियास एग्जिस्ट करता है तो पहले एलियास एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कमांड एग्जीक्यूट। फॉर एग्जांपल एलियास अगर हैं तो हम एलियास कैसे सेट कर सकते हैं, एलियास कमांड से हम सेट कर सकते हैं, जैसे एलियास सी इज इक्वल टू क्लियर। अब ये एंटर किया, इसका देखो हमें क्लियर कमांड देने के लिए पूरा क्लियर लिखने की जरूरत है, सी क्लियर हो, क्यों। अब देखो लिस्ट देखो एलियास, एक और क्लियर हो, एक एलियास और क्रिएट हो, सी इज इक्वल टू क्लियर, वरना पूरी कमांड देनी पड़ती क्लियर, ठीक है। और अब आपको क्या देना पड़ रहा है, ठीक है, सिर्फ सी एंटर, क्योंकि सी एक कमांड नहीं है लेकिन एक एलियास एग्जिस्ट करता है जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, क्लियर करो। तो एलियास से हम सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रिमूव करना है तो अनएलियास सी, ये कमांड देते ही अब देखो एलियास, अब सी इक्वल टू क्लियर एलियास नहीं है, क्लियर। अब सी अगर देंगे कमांड तो कहता है कमांड नॉट क्लियर, क्योंकि सी तो एज इट इज कोई कमांड ही नहीं और ना ही सी नाम का कोई एलियास है जो एग्जीक्यूट है, क्लियर। तो अनएलियास से हम एलियास रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एलियास कमांड से हम एलियास सेट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। और खाली एलियास कमांड देंगे बिना पैरामीटर के तो वो खाली लिस्ट कर देगा कौन कौन से एलियास अवेलेबल, क्लियर। ये हमारे कमांड्स किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं इसको समझने में हेल्प कर, ठीक है, एलियास, ठीक है। याद है हम उस समय भी विच कमांड जब यूज़ कर रहे थे और हमने कोई भी कमांड लो, देखो एलियास पहले शो, तभी मैंने कहा था पहले बाद में एलियास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जब विच कमांड देते हो तो एक्चुअल लोकेशन ऑफ फाइल आती है, प्रोग्राम फाइल, साथ में एलियास पहले लिस्टेड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जिस जिसका एलियास एग्जिस्ट करता है वो पहले लिस्ट होगा, ठीक है, ओके। तो ये हुआ एलियास के बाद। अब हमने देख लिया कि डायरेक्टरी कैसे बन रही है और RM कमांड जो है RM-r जब हम कर रहे थे, ठीक है, तो वो इंटरेक्टिव क्यों था, ठीक है। हमने जब ये कहा तो ये इंटरेक्टिव क्यों था, मानो मैं कहता हूँ कि डिलीट करो कोई भी डायरेक्टरी, ठीक है, तुम ध्यान रखना कोई भी एज इट इज कोई सिस्टम मत ले लो, ठीक है। नो कर रहा हूँ, इंटरेक्टिव है, ठीक है। क्यों, RM नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, RM-ir एग्जीक्यूट, मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा है सिस्टम फोल्डर, कुछ अपने फोल्डर क्रिएट करके तब रिमूव करो, ठीक है, ठीक है। अब मेरी एक और प्रॉब्लम है कि मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है sample1 के अंदर sample2, ठीक है। अब एक बार में तो हो नहीं सकती, क्यों, sample1 एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगर ये केस हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है -e, जिसमें पेरेंट डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी अगर एग्जिस्ट नहीं करती एक बार में, क्लियर। अब देखो ls करोगे /sample1 को
सैंपल टू लिस्ट हो रही है, इसका मतलब सैंपल 1 भी क्रिएट हो गई, सैंपल 2 भी क्रिएट क्लियर। अब मैं RM-R अगर करूँ, रिमूव करना है मुझे सारी डायरेक्टरी को, सैम्प1 को, फिर वही डिसेंड करने को पूछ रहा है। अभी मैं नो आंसर करूँगा, नो, ठीक है, तो मैं नहीं गया, तो जब मैं अंदर नहीं गया तो मैं रिमूव भी नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। तो अब इसी काम को एलियास होने की वजह से हम कैसे करें कि एलियास रिमूव भी ना करना पड़े, लेकिन एलियास एग्जीक्यूट भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, विच कमांड से आपको एक्चुअल लोकेशन पता लगती है। तो फाइल का नाम क्या है, /usr/bin/r, ठीक है। अगर तुम एब्सोल्यूट पाथ से दोगे इसको तो एलियास एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तुम ये करो, एलियास एग्जीक्यूट, क्लियर है। तो अब -i काम नहीं कर रहा, अब सीधा rm कमांड काम कर दिए विद -r ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका जो है हाउ टू रिमूव नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी, क्लियर। तो कोई डायरेक्टरी जिसमें सारी फाइल्स हैं उसके साथ रिमूव करना है तो आप /usr/bin/rm -r ऑप्शन देके वो डायरेक्टरी दोगे, वो सारी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी और सब डायरेक्टरीज भी रिमूव हो जाएंगी। ध्यान रखना किसी भी कमांड को देने में प्ले सेफ, ध्यान रखना कि क्या कर रहे हो तुम। जब रूट हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि तुम कुछ भी फाइल डिलीट कर दोगे। तो किसी भी सिस्टम डायरेक्टरी पे प्रैक्टिस मत करना, अपनी डायरेक्टरी बनाओ, उसमें फाइल क्रिएट करो, उसमें डायरेक्टरी क्रिएट करो, क्लियर। ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है टच, ठीक है। मानो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करा दोबारा से सैंपल, ठीक है, क्लियर। अब मैं सैंपल के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ फाइल 1, ठीक है। मल्टीपल फाइल करनी हो तो और भी तरीके हैं, कुछ एक्सपेंशन कैरेक्टर है 1 2 3, अगर ये करूँगा तो 3 फाइल क्रिएट होंगी, फाइल 1 फाइल 2 फाइल, देखो ls कर रहा हूँ /सैंपल को, 3 फाइलें क्रिएट हो गई, फाइल 1 फाइल 2 फाइल। तो ये एक्सपेंशन ट्रिक को और भी हम समझेंगे बैश जब समझेंगे, क्लियर, ठीक है। तो पर हम बहुत सारी टाइपिंग सेव कर, नहीं तो हमें पता लगा इसी कमांड को कैसे देना पड़ता, टच /सैंपल जैसे फाइल 4 स्पेस /सैंपल फाइल 5 /सैंपल फाइल 6, समझ लो इतना सारा टाइप करना पड़ता। जबकि इसी के लिए हम सिर्फ क्या कर सकते थे, यहाँ कर्ली ब्रेस लगाया, यहाँ का 4 5 6 एंटर। अब देखो 6 फाइलें क्रिएट हो गई, क्लियर। जबकि हम पहले ही उसमें 1 2 3 4 के साथ कॉमा 4 5 6 कर सकते थे, 6 हो जाते, ठीक है। तो ये एक्सपेंशंस कई बार ही बहुत टाइपिंग बचाते हैं, क्लियर। तो ये फाइल क्रिएट हो गई। अगर हमें अब सारे का सारी फाइलें रिमूव करनी है तो RM /सैंपल ये देंगे। अभी देखो एलियास काम कर रहा है, अगर डिसेंड करना है, ठीक है, नो कहूँगा तो अभी से बाहर कुछ नहीं करूँगा, क्लियर। और अगर आप चाहते हो कि एलियास काम ना करे तो /usr/r, ठीक है, एंटर। एक बात सबसे, अब देख रहे कुछ नहीं है, सैंपल भी नहीं, नो सच फाइल, क्लियर। तो RM कमांड से आप फाइल डिलीट करते हो। अगर RM-R है तो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी कंप्लीटली रिमूव करनी तो RM-R, क्लियर, ठीक है। और RMDIR खाली ब्लैंक डायरेक्टरी रिमूव करो, ठीक है। टच कमांड से हम ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम एडिटर से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं VI कमांड से, तो VI हम डिटेल में बाद में सकते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे VI, क्लियर। तो LS कमांड से लिस्ट करेंगे, ठीक है। RM कमांड से
रिमूव करेंगे टच कमांड से, क्रिएट करेंगे mkdir क्रिएट करेंगे। क्लियर? अब क्या है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी आ गई, फाइल्स क्रिएट करनी आ गई। अब हमें कॉपी कैसे करना है फाइल को, वो आना चाहिए। लेट्स से मैं चाहता हूँ तो मुझे कॉपी करनी है etc grub2.conf फाइल, ठीक है। कहाँ कॉपी करनी है, मिशन यूज़र की होम डायरेक्टरी। क्लियर? तो सीपी में हमेशा ध्यान रखना सोर्स फाइल नेम और टारगेट फाइल। क्लियर? तो सोर्स फाइल नेम और टारगेट फाइल कहाँ से कॉपी करनी है, कहाँ कॉपी, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर? अब एलएस करते हो मिशन यूज़र की होम डायरेक्टरी, तो आप देख रहे हो grub2.cf की कंटेंट आ गई, तो फाइल कॉपी हो गई। क्लियर? तो सीपी कमांड से हम कॉपी करेंगे। क्लियर? अब क्या है कि सीपी में अगर मानो मैंने कहा होता है ETC को सारी को कॉपी कर दो, ठीक है, कहाँ कॉपी करना है, चलो क्वेश्चन फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब क्या है, सोर्स जो है वो फाइल नहीं है, सोर्स एक डायरेक्टरी है, ठीक है। और कह रहे हो कि कहाँ कॉपी करना है, क्वेश्चन यूजर की होम डायरेक्टरी। क्लियर? एंटर। क्या कहता है, ETC इज ए डायरेक्टरी, तो खाली CP कमांड उसको कॉपी नहीं कर सकती। क्लियर? खाली CP कमांड डायरेक्टरी को कॉपी नहीं कर सकती। क्लियर? तो खाली CP कमांड क्या कॉपी करेगी, पर्टिकुलर फाइल या फाइल्स। क्लियर? अगर मैं etc/* बोलता या सारी फाइलें बोलता कि जो /conf के नाम से सेव्ड है वही फाइल कॉपी होती है। क्लियर? कोई और कॉपी नहीं होती। मैं ये कहता तो अलाउड,